नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर गजब एकेडमी पर। सीडीपी की क्लास के साथ आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हुए हैं। ये सीडीपी की क्लास पेपर 1 और पेपर 2 यानी प्राइमरी और जूनियर 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ये क्लास होने वाली है। 30 क्वेश्चन जो आप देखेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ चुके हैं। यूपी टेट 2026 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी, जो कि पेपर 2, 3 और 4 जुलाई को होना है। तो गजब एकेडमी पर बाकी सभी सब्जेक्टों की क्लासेस चल रही हैं, आप वहां जाकर अपनी पढ़ाई को और धार दे सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। डॉट डॉट के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि ये किसने कहा है कि जो बालक का विकास होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। ये कथन किसका है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो ये कथन है वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ ने ये बात कही थी कि बालक का जो विकास होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये कथन वुडवर्थ का है। आप देखिएगा, ऐसे ही रिवीजन करते चलिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा पेपर का आपसे। 30 में 30 नंबर आप सीडीपी में लेके आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का और फिर चेतना का भी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। ये कथन जो है किसका है? यानी ये कथन किसका है? हमें ये बताना है कि मनोवैज्ञानिकों ने सबसे पहले अपनी आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, अब चेतना को जो है त्याग कर वो व्यवहार में संजोए हुए है। ये कथन किसका है? ये कथन है वुडवर्थ का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कथन है किसका? वुडवर्थ का है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मनोलैंगिक विकास में सुषुप्तावस्था का वर्ष अंतराल से संबंधित है। यानी मनोलैंगिक जो विकास होता है उसमें सुषुप्तावस्था का समय क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष से यौवन तक। 6 वर्ष से यौवन तक। यानी मनोलैंगिक जो विकास है इसका सिद्धांत किसने दिया था? मनोलैंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सिगमंड फ्रायड जो है उन्होंने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एरिक इरिक्सन। यानी विकास का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसके प्रतिपादन करता कौन है? एरिक इरिक्सन है। इनकी एक बुक है चाइल्ड एंड सोसाइटी। इनकी एक बुक है एंड सोसाइटी, चाइल्ड एंड सोसाइटी। ये बुक है किसकी? एरिक इरिक्सन की, चाइल्ड एंड सोसाइटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है। डॉट डॉट के अनुसार इदम, अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। ये किसका कथन है? ये है सिगमंड फ्रायड का कथन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस व्यवहारवादी का मानना है कि
अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आपको पता होगा, किसने दिया था? ये देने वाले स्किनर हैं। कौन है? स्किनर हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो ये जो प्रसार है ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत नहीं आता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत आपका जो है माध्य हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी और बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। अब जैसे माध्य है, इसको माध्यांक भी कहते हैं और माध्यिका को माध्य को माध्यमान कहते हैं और इसको माध्यांक कहते हैं। और बहुलक तो आपको पता है बहुलांक होता है, बहुलांक होता है। तो ये जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत प्रसार नहीं आता है, बहुलांक होता है। और ये जो माध्यांक होता है जिसको हम कहते हैं माध्यिका, और माध्यमान होता है जिसको हम लोग कहते हैं माध्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो अधिगम होता है उसमें प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि आप ये समझिए कि जब भी कोई प्राणी जो है किसी प्राणी के सामने जैसे कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो क्या करता है? उसका समाधान करने के लिए वह प्रतिक्रिया करता है। और प्रारंभ में तो जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनमें गलतियां भी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रयास किया जाता है वैसे गलतियां जो हैं कम होती जाती हैं और अंत में एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति जो है ठीक ढंग से सही तरीके से सफल हो जाता है। तो ये कहने का तात्पर्य है किसका? थॉर्नडाइक का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा मापन कौन सा है? सबसे अच्छा मापन कौन सा है? सबसे अच्छा मापन की श्रेणी में रखा जाता है अनुपात को। यानी आनुपातिक मापन से प्राप्त परिणामों के इसमें अनुपात में सबसे बड़ी सुविधा आपको ये मिलेगी कि आप जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब गणितीय संक्रियाएं आराम से कर सकते हो। ये जो भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये जितनी भी गणितीय संक्रियाएं हैं उनको आप आसानी से कर सकते हो अनुपात के अकॉर्डिंग। तो मापन के स्तरों में सबसे अच्छा जो होता है वो अनुपात ही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई बंधु जो क्लास को तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है। आपको सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें एक मोटिवेशन और हमें एक परिवार गजब एकेडमी का जो धीरे धीरे बड़ा होगा वो आपके सपोर्ट से ही बड़ा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का परिक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण ये तो है, TAT ये भी है, शब्द सहचार परीक्षण ये भी है। आपका 16 PF परीक्षण ये नहीं है, इसको किसने? कैटल
ये परीक्षण कैटल ने दिया था। ये परीक्षण रामंड एंड कैटल ने दिया था। इनका सही जवाब डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादन किया गया था। क्या ये कथन किसका है? आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादन किया गया था। अब्राहम मैस्लो का नाम सुना होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? मुख्य ग्रंथि कौन सी है? तो मुख्य ग्रंथि आप बता सकते हो, आपकी पीयूष ग्रंथि। इसको जो है आप अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, डॉट डॉट ने सामूहिक अचेतन की संप्रत्यय दिया था। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया था? तो ये दिया था युंग ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं युंग। सामूहिक अचेतन का जो सिद्धांत था वो युंग ने दिया था। ये जो क्वेश्चन है आप केवल 1 से 2 बार पूरी तरीके से देख लें और आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाएंगे क्वेश्चन। और लगातार अगर क्लासें आप ले रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है? अंगूर खट्टे हैं तो ये जो है ये युक्तिकीकरण का उदाहरण है। युक्तिकीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत द्वारा किया गया था। सिद्धांत द्वारा दिया गया था। यानी अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको पता होगा ये स्किनर भैया हैं। कौन से स्किनर? जिन्होंने चूहों और कबूतरों पर क्या किया था? परीक्षण किया था। क्या किया था? परीक्षण किया था। तो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर, जिन्होंने चूहे और कबूतरों पे क्या किया था? परीक्षण किया था। क्वेश्चन नंबर 16, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होगी? यानी जो औसत बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि बताना है आपको। तो औसत बुद्धि वाले बालक जो होते हैं वो होते हैं 90 से 109। 90 से 109 ये जो होते हैं ये औसत बुद्धि वाले होते हैं। और आप ये समझ लें कि अगर 120 से 140 IQ लेवल है तो ये गिना जाएगा प्रखर बुद्धि में। प्रखर बुद्धि में। और अगर 140 से 200 बुद्धि लब्धि है तो इसको बोलते हैं प्रतिभाशाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिभाशाली। यानी बुद्धि लब्धि अगर 90 और 109 के बीच में है तो औसत बुद्धि है। 120 से 140 की रेंज में है तो प्रखर बुद्धि है। क्या? प्रखर बुद्धि है। और अगर 140 से 200 के बीच में तो प्रतिभाशाली है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, एक शब्द और आता है, जैसे 80 और 90 के बीच में अगर बुद्धि लब्धि है तो इसको बोलते हैं मंद बुद्धि। क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि बोलते हैं। अब यहाँ पर 25 से अगर 50 तक है तो इसको बोलते हैं, कहते हैं बिल्कुल मूढ़ ही हो क्या? ऐसे बोला नहीं जाता है कि बिल्कुल मूढ़ हो क्या? तो बुद्धि लब्धि का जो रेशियो है वो 25 और 50 के बीच में है तो व्यक्ति पूरी तरीके से मूढ़ है।
आप ये समझ लीजिए। अगर 80 और 90 के बीच में है बुद्धिलब्ध तो उसे मंद बुद्धि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मंद बुद्धि कहा जाएगा। जब वो 90 के ऊपर चलेगा तभी वो ठीक ठाक रेशियो में आ पाएगा। 90 से 109 के बीच में जब वो पहुंचेगा तो वो औसत की रेंज में आ जाएगा। और 120 140 है तब तो फिर प्रखर बुद्धि है ही है। और अगर 140 से 200 के बीच में तब तो उसकी बात ही अलग है, वो प्रतिभाशाली व्यक्ति हो गया। व्यक्ति या हो गया या महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको ... भी कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। अल्बर्ट बंडूरा जो हैं उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। पहली बात तो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देने वाले हैं अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा जो हैं तो प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा निरीक्षणात्मक अधिगम। निरीक्षणात्मक अधिगम यानी आप ये समझ सकते हो कि व्यक्ति जो है अवलोकन या नकल या आदर्श व्यवहार के जो प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से ही सीखते हैं, अनुकरण करके। आप ऐसे समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी बच्चा जो है अमूर्त चिंतन कब करता है और वो परिपक्व हो जाता है और नैतिकता उसके अंदर आ जाती है और चिंतन करने की अवस्था आ जाती है, वो कौन सी अवस्था होती है? तो वो सही जवाब होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। अब जैसे संवेदनात्मक गामक अवस्था है, इसका समय होता है बच्चा 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है इसमें। और जो पूर्व संक्रियात्मक होता है इसमें 2 से 7 वर्ष का बालक होता है। 2 से 7 वर्ष का बालक होता है। और जो आपकी है मूर्त, इसमें 7 से 12 वर्ष का बालक होता है। औपचारिक संक्रियात्मक में क्या होता है? उसमें जो है बालक 12 से प्लस ईयर का होता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बालक क्या करता है? वो उन्हीं चीजों में चिंतन कर पाता है जो वो सामने से उसको दिखाई पड़ती है। और जब वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है तब वो जो है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की चीजों में तार्किक चिंतन करने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, ... जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल क्या है? वंशानुक्रम, हेरिडिटी, जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। यानी प्रत्येक प्राणी जो है अपने समान ही संतान उत्पन्न करता है, ये तो पता ही है। प्रत्येक प्राणी जो है अपनी तरह ही संतान उत्पन्न करता है और वह अपने शारीरिक और मानसिक गुणों को अपनी संतान में क्या करता है? हस्तांतरित करता है। यही तो करता है, हस्तांतरित करता है। और जैसे पूर्वज हैं, उन्होंने हमारे पिता में कुछ गुण हस्तांतरित किए, हमारे पिता के द्वारा हम में कुछ गुण आ गए, तो यही जो है इसी को वंशानुक्रम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? ये क्वेश्चन है। तो अब आप जो है ये समझ लीजिए कि मार्ग सही तरीके से दिखाएंगे तब भी परिवर्तन होगा, विलयन करेंगे, नवीनीकरण करेंगे। इसमें जो है आप BCD तीनों तरीकों से जो है आप परिवर्तन
ला सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ये एक भैया संचयी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? संचयी प्रक्रिया है। प्रत्ययों का बनते रहना जो है एक संचयी प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्यय जो है चिंतन या विचार का एक प्रभावशाली तत्व है। प्रत्यय जो है चिंतन या विचार का प्रभावशाली तत्व होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो आपको भूलने का कारण नहीं है शिक्षक की योग्यता। शिक्षक की योग्यता आप थोड़ी भूल जाओगे, जिसके कारण हम किसी सीखी हुई बात को या अनुभव को विचार करते हैं, अपनी चेतना में लाने में असमर्थ होते हैं, तो क्या होता है? विस्मृति के यही तो कारण है कि मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति, अभाव, यही सब कारण होते जाते हैं। इसके बाद 23, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने तथा समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? ये क्षमता कहलाती है जी कारक। क्या कहलाती है? जी कारक, स्पीयरमैन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 24, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो पढ़ाते समय शिक्षक का ध्यान होना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नता, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तित्व विभिन्नता पर ध्यान होना चाहिए टीचर का, क्योंकि व्यक्तित्व विभिन्नता को ध्यान में रखकर ही शिक्षा का आयोजन अच्छी तरीके से और बच्चे का विकास सर्वांगीण तरीके से किया जा सकता है। और जैसे शिक्षण की विधियां हैं, व्यक्तित्व भिन्नता जो है इसकी विधियां हैं, जैसे डाल्टन विधि हो गई, प्रोजेक्ट प्रणाली हो गई, प्रोजेक्ट प्रणाली हो गई, और मॉन्टेसरी प्रणाली हो गई, मॉन्टेसरी प्रणाली, मॉन्टेसरी, ये सब प्रणालियां जो हैं व्यक्तित्व विभिन्नता की होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आप पूरा देखिएगा वीडियो को। और भी जितनी भी क्लासें अभी तक करवाई गई हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासें करवाई गई हैं। एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का करवा दिया गया है। आप गजब एकेडमी पर जाइए और वहाँ सभी क्लासों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहीं से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। यानी कोई सीखी हुई बात का जब हम पुनः स्मरण करते हैं तो ये असफलता क्या कहलाती है? ये कहलाती है विस्मृति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी विस्मृति एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके कारण हम सीखी हुई बात को अपनी चेतना में लाने में असमर्थ होते हैं। अपनी चेतना में लाने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। वो क्या होती है? विस्मृत होती है। 27 नंबर, व्यक्ति के उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है भैया व्यक्तित्व कहलाता है। तो साफ नजर आ गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या है। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो आप देखिएगा सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। ये जो पुरुष होता है और ये महिला, इन जो पुरुष, ये जो महिला हैं और ये जो पुरुष हैं, तो आप ये कह सकते हैं इसमें XY गुणसूत्र और इसमें XX गुणसूत्र। जैसे
जहाँ पर शिक्षा का अभी बहुत ज़्यादा अभाव है, वहाँ पर आज भी ये भ्रांतियाँ उत्पन्न हैं कि अगर किसी के यहाँ बिटिया का जन्म हो गया, बच्ची का जन्म हो गया, तो लोग माँ को ही दोषी ठहराते हैं। ये समझने और शिक्षित होने की बात है। लोग जो है माँ को ही दोषी ठहराते हैं, लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि माँ के पास जो महिला है, इसके पास XX गुणसूत्र हैं और पुरुष के पास XY गुणसूत्र हैं। अब ये आप समझिए, लड़का होगा या लड़की होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, ये निर्भर करता है पुरुष के गुणसूत्र से। पुरुष के गुणसूत्र से अगर पुरुष जो है X गुणसूत्र डालेगा, X गुणसूत्र, तो यहाँ महिला के अंडज में X गुणसूत्र हो जाएंगे, तो एक बच्ची का जन्म हो जाएगा। और अगर ये पुरुष Y गुणसूत्र रिलीज करेगा, तो पुरुष का Y और महिला का X, ये दोनों मिलकर एक बालक का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर महिला का तो रोल बिल्कुल भी जीरो है। महिला का कोई रोल नहीं है कि पुरुष बालक होगा या बालिका होगी। यहाँ पर टोटल जो है रीजन रोल जो होता है वो पुरुष का ही होता है। तो जो अशिक्षित लोग हैं वो आज भी महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, ताना देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो आप समझ गए, मनुष्यों में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसको आप 23 जोड़े भी कहते हो, 23 जोड़ी भी कहते हो। उसके बाद 29, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये माध्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यांक कहलाता है, मीडियन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधि में से एक विधि है, वो कौन सी विधि है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्तंभाकृति। स्तंभाकृति ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये गजब एकेडमी का परिवार बढ़ेगा कैसे, ये आप भली भांति जानते हैं। और सब्सक्राइब करने का हमें कुछ नहीं मिलता, लाइक करने का हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक मोटिवेशन हमें ज़रूर मिलता है। तो हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो हम कार्य को और अच्छे तरीके से करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।